हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करते हैं आप अच्छे अच्छे होंगे। आप मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। आज हम लोस्ट लेसन का सेकंड पार्ट अध्ययन करने वाले हैं और फर्स्ट पार्ट में हमने साहिब के बारे में पढ़ा था। इस पार्ट में हम मुकेश के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारा, आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। ये स्टेटमेंट मुकेश का है। वह कहता है कि मैं कार चलाना चाहता हूँ। मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। मुकेश यह दृढ़ प्रतिज्ञा कर बैठा है कि वह अपना ही काम करेगा और जब वह अपना काम करेगा तो वह मालिक भी बनेगा। आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, ही अनाउंस। वह कहता है कि मैं मोटर मैकेनिक बनूंगा। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स? उससे पूछा जाता है कि क्या कार के बारे में तुम्हें कोई जानकारी है। आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, ही आंसर्स। वह कहता है मैं कार चलाना सीख लूंगा। आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, ही आंसर्स लुकिंग स्ट्रेट इन टू माई आइज। वह उनकी आंखों में आंखें डालकर कहता है कि वह कार चलाना सीख लेगा। हिज ड्रीम लूम्स लाइक अ मिरैक amidst the dust of a street that fill his town, फिरोजाबाद, फेमस फॉर इट्स बैंगल्स। फिरोजाबाद वो शहर है जो कि अपने चूड़ियों के लिए मशहूर है। इट इज़ नॉन एज द ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, ठीक है ना। ये यहाँ पर सबसे ज़्यादा कांच के सामान, कांच की चूड़ियाँ तैयार होती हैं। वह शहर इस कांच के ही धूल से भी भरा रहता है और एक प्रकार से वह जो कह रहा है उसके लिए वह एक सपना है, एक ड्रीम है, क्योंकि हर कोई जो है उस दलदल से, मतलब उस फैक्ट्री से जहाँ पर वे काम करते हैं, उनके लिए वहाँ से निकलना बहुत ही पॉसिबल नहीं होता। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज इंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स। उस शहर का हर दूसरा घर, हर दूसरा परिवार चूड़ियाँ बनाने के काम में व्यस्त है, इंगेज है। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री वेयर फैमिलीज हैज स्पेंट जनरेशंस वर्किंग इंडस्ट्री। वह शहर पूरे भारत का केंद्र है जहाँ पर जो है ग्लास के यानी कांच के सामान बनाए जाते हैं, जहाँ परिवारों ने अपने जो है कई जनरेशन खो दिए इन ग्लास फैक्ट्री में, ठीक है ना। वहाँ कई परिवारों ने उन भट्टियों के पास अपना पूरा जीवन जो है समाप्त कर दिया। चूड़ियों पर वेल्डिंग करके, चूड़ियों के यानी कांच की चूड़ियाँ बनाकर उन्होंने जो है अपने पूरे परिवार को एक तरीके से, यानी परिवार के परिवार खत्म हो गए। और वुमेन इन द लैंड इट सीम्स, ऐसा लगता है कि जैसे इस धरती पर जितनी भी महिलाएं हैं, ठीक है ना, ये चूड़ियाँ बनाने का काम उन्हीं का है, उन शहरवासियों का है जो कि फिरोजाबाद में रहते हैं। मुकेश फैमिली इज अमंग देम। उनमें से एक मुकेश का परिवार भी है। नन ऑफ देम नो दैट इट इज इलीगल फॉर चिल्ड्रन लाइक हिम टू वर्क इन द ग्लास फर्नेसेस विथ हाई टेम्परेचर। शायद उनमें से कोई भी नहीं जानता कि इतने हाई टेम्परेचर में बच्चों का काम करना, उस फर्नेसेस यानी भट्टियों के पास बैठना, बच्चों के लिए काम करना एक प्रकार से अपराध भी है। That the law, if enforced, could get him and all those 20,000 children out of the hot furnaces where they slog their daylight hours. यदि सही तरीके से कानून का पालन किया गया तो वास्तव में वहाँ से 20,000 से भी कहीं ज़्यादा बच्चों को वहाँ से निकाला जा सकता है, जो कि अपना जो है पूरा जीवन उसी में खपा देते हैं। वह बच्चे हैं अभी, वह बड़े होते हैं। इसी प्रकार से इनके पेरेंट्स भी जो है कभी छोटे थे, वे बड़े हुए और पूरी तरीके से उन्होंने अपना जीवन इसी ग्लास बैंगल फैक्ट्री में खपा दिया, ख़त्म कर दिया। मुकेश आइज बीम एज ही वॉलंटियर्स टू टेक। इसके अलावा ऑफन लॉसिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज। और इसके साथ साथ इन भट्टियों के पास काम करने की वजह से, इन बैंगल इंडस्ट्री में काम करने की वजह से वह समय से पहले ही, यानी वे अपनी आंखों की रोशनी खो देते हैं। मुकेश आइज बीम एज ही वॉलंटियर्स टू टेक मी होम।
मुकेश की आंखों में एक चमक है क्योंकि वह अनीश जंग को वह अपने घर पर ले जा रहा है। विच ही प्राउडली सेज इज बीइंग रीबिल्ट, जिस घर के बारे में वह कहता है कि उसे जो है उसकी मरम्मत की गई है, दोबारा बनवाया गया है। वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन्स चॉक्ड विथ गार्बेज, वह उस गली से होकर जाते हैं जो कि गलियां काफ़ी सकरी हैं, बदबूदार हैं, ठीक है ना, और कूड़े करकट से भरी हुई हैं। पास्ट होम्स दैट रिमेन हॉबल्स विथ क्रम्बलिंग वॉल्स, ठीक है ना, जहाँ पर टूटे फूटे छप्पर हैं, और इसके अलावा सड़ी गली दीवार है, यानी ज़्यादा जो है मजबूत नहीं, मिट्टी की बनी हुई। बॉबली डोर्स यानी कड़कड़ाते हुए दरवाजे जब खुलते हैं तो उनमें से भयंकर आवाज़ आती है। नो विंडोज, क्राउडेड विद फैमिलीज ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स को एक्सिस्टिंग इन अ प्रिमेबल स्टेट, इसके अलावा उनके घरों में कोई विंडो नहीं है। परिवार के कई सदस्य एक छोटे से कमरे में रहते हैं, और इसके साथ साथ परिवार के सदस्य तो रहते हैं, उन्होंने कोई जानवर भी पाल रखा है जो कि उन्हीं के साथ रहता है, और ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कि वह प्रिमिटिव यानी प्राचीन पुरातन युग में आ गए हों, जब मनुष्य और जानवर एक साथ रहता था। He stops at the door of one such house, bangs a wobbly iron door with his foot, ठीक है ना, वह एक दरवाजे पर रुकते हैं, उस दरवाजे को खोला जाता है, एंड पुशेस इट ओपन, ठीक है ना, उसे जो है खोला जाता है। वी एंटर अ हाफ बिल्ट सेट, जो पर्दा है वह किसका है, बोरे का है, जो कि आधा लगा हुआ है, वह उस घर में प्रवेश करती हैं। इन वन पार्ट ऑफ इट थैच्ड विद द डेड ग्रास इज अ फायरवुड स्टोव ओवर विच सिट्स अ लार्ज वेसल ऑफ सिजलिंग स्पिनच लिप्स, वहीं पर स्टोव यानी चूल्हा है, ठीक है ना, डेड ग्रास यानी सूखे जो है घास है जिसके सहारे भोजन की तैयारी की जा रही है, वहीं पर पालक कटा हुआ स्पिनच लिप्स, ठीक है ना, वह कटा हुआ रखा है। ऑन द ग्राउंड इन अ लार्ज एल्युमिनियम प्लेटर्स आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स, वहीं पर एल्युमिनियम के प्लेट में कुछ कटी हुई सब्जियां भी हैं। अ फ्रैंक यंग वुमेन इज कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली, एक दुबली पतली सी महिला वह पूरे परिवार के लिए भोजन पका रही है। थ्रू आइज फील्ड विद द स्मोक सी स्माइल्स, उसकी आंखों में धुआं भर चुका है, धुआं भरा हुआ है, इसके बावजूद भी वह मुस्कुराती है। शी इज़ द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, वह मुकेश के बड़े भाई की पत्नी है। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, शी हैज़ बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज द बहू द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, यानी वह इतनी भी बड़ी नहीं है, ठीक है ना, वह लगभग अभी अभी शादी हुई है और वह पूरे घर को संभालती है, वह घर की बहू है, डॉटर इन लॉ है। ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 मैन, और वह 3 लोगों का भरण पोषण यानी उनके भोजन बनाने का कार्य करती है, उनको संभालने का, कपड़े धोने का एटसेट्रा, वह सारी जिम्मेदारियां उन लोगों की उसके ही कंधे पर है। हर हस्बैंड मुकेश एंड देयर फादर, उसके पति, ठीक है ना, उसके पति का, हर हस्बैंड उसके यानी मुकेश का और उनके पिता का। When the older man enters, she gently withdraws behind the broken wall. जैसे ही एल्डर मैन यानी घर का कोई बड़ा बुजुर्ग यानी पिताजी एंटर करते हैं तो उस समय वह एक टूटी हुई दीवार के बगल में खड़ी हो जाती है और घूंघट मार लेती है, एंड ब्रिंग्स हर वेल क्लोजर टू हर फेस, अपने चेहरे पर वह घूंघट डाल देती है। एज कस्टम डिमांड्स, डॉटर्स इन लॉ मस्ट वेल देयर फेसेस बिफोर मेल एल्डर्स, जैसा कि रीति है, रिवाज है कि जब घर के बड़े हों सामने तो मुंह ढकना पड़ता है, इसी तरीके से वह भी उन रिवाजों को पूरा करती है। इन दिस केस द एल्डर इज एन इम्पॉवरिश्ड बैंगल मेकर, वह एल्डर जो हैं, जो बड़े हैं, वह कौन है, इम्पॉवरिश्ड, बेचारे बहुत ही गरीब बैंगल मेकर हैं। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, फर्स्ट एज अ टेलर देन अ बैंगल मेकर, ही हैज़ फेल्ड टू रिनोवेट अ हाउस। वो कहते हैं कि बहुत उन्होंने कठिन परिश्रम किया,
उस कठिन परिश्रम के बावजूद भी उसका कोई भी फल उन्हें प्राप्त नहीं हुआ। पहले वे एक टेलर थे, उसके बाद बैंगल मेकर यानी चूड़ियाँ बनाने लगे, लेकिन वह अपने घर को भी रिनोवेट, उसकी मरम्मत नहीं करवा सके। सेंड हिज टू सन्स टू स्कूल, ना अपने बच्चों को स्कूल भेज सके। ऑल ही हैज मैनेज टू डू इज टीच देम व्हाट ही नोज, यानी कुल मिलाकर जो है उन्होंने यदि कुछ सिखा पाया तो क्या सिखा पाया? अपने बच्चों को द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल, यानी चूड़ियाँ बनाना सिखा पाया, इसके अलावा भी कुछ भी नहीं कर पाया। इट इज हिज कर्म हिज डेस्टिनी सेज मुकेश ग्रैंड मदर, मुकेश की दादी माँ है और वह कहती हैं कि ये इनका कर्म है, वह क्या है? डेस्टिनी है, उनका भाग्य है। Who has watched her own husband go blind with the dust from polishing the glass of bangles? वो कहती हैं कि हमने अपनी आंखों के सामने अपने हस्बैंड को अंधा होते हुए देखा है, क्योंकि उन्होंने जो है जब बैंगल पर पॉलिश करते थे तो उसके धूल, ठीक है ना, डस्ट उनकी आंखों में आ जाता था। कैन अ गॉड गिवन लाइनेज एवर बी ब्रोकन? यदि ईश्वर ने कुछ लिख दिया है, जो भाग्य में लिख दिया है, क्या उसे तोड़ा जा सकता है, उसे मिटाया जा सकता है? सी इम्प्लाइज बोर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स। वह कहती हैं कि बोर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर, यानी बैंगल मेकर का कोई कास्ट नहीं होता, लेकिन जब हम किसी प्रोफेशन में होते हैं तो हम क्या है? उसी प्रोफेशन के कहलाते हैं। इसलिए कहा गया है कि बैंगल मेकर यानी चूड़ी बनाने वाले के घर में जन्म हुआ, ठीक है ना, उस जाति में जन्म हुआ। एंड उन्होंने दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स इन द हाउस, उन्होंने चूड़ियों के अलावा कुछ भी नहीं देखा, चाहे वो घर हो, चाहे आंगन हो, चाहे दूसरा घर हो, चाहे दूसरे का आंगन हो, चाहे फिरोजाबाद की गलियां हों, उन्होंने क्या देखा? सिर्फ चूड़ियाँ ही देखी। ए स्पाइरल ऑफ बैंगल्स, सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, एवरी कलर बॉर्न आउट ऑफ द 7 कलर्स ऑफ द रेनबो। उन्होंने क्या देखा? कि जो 7 रंगों से बना हुआ इंद्रधनुष होता है, उन रंगों से, उन 7 रंगों से 7000 रंगों की चूड़ियों को उन्होंने देखा है। चाहे वह सनी गोल्ड, ये सब कलर हैं, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल एटसेट्रा। लाई इन माउंट्स इन अनकेप्ट यार्ड्स, ठीक है ना, ये एक ढेर की तरह वहाँ पर पड़े रहते हैं। आर पाइल्ड अप ऑन 4 व्हील्ड हैंडक्राफ्ट्स, ठीक है ना, 4 पहिए वाली गाड़ी से इन्हें एक जगह से दूसरी जगह पर पहुँचाया जाता है। पुश्ड बाई यंग मैन अलॉन्ग द नैरो लेंस ऑफ द सेंट्री टाउन्स, उन सकरी गलियों में, उन झुग्गी बस्तियों से होते हुए उन चूड़ियों को जगह जगह पहुंचाया जाता है। एंड इन डार्क हटमेंट्स नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स सिट्स बॉयज एंड गर्ल्स विद देयर फादर्स एंड मदर्स, यानी जब माता पिता बैंगल के ऊपर वेल्डिंग करते होते हैं या कुछ यानी वो कहते हैं कलाकारी करते रहते हैं, उस कंडीशन में उनके बच्चे भी वहाँ पर बैठे होते हैं और वह भी उस काम को करने लगते हैं। शुरू में तो यूं ही मज़े मज़े में करते हैं, फिर धीरे धीरे पैसा मिलने लगता है, फिर वह उसमें लिप्त हो जाते हैं, और जब वो लिप्त हो जाते हैं तो वह क्या है? एक प्रकार से नशा की तरह है और एक कंफर्ट जोन है। जब व्यक्ति कंफर्ट जोन में आ जाता है तो ये ध्यान रखिए कि ही कैन डू नथिंग इन हिज लाइफ। कंफर्ट जोन व्यक्ति को कुछ करने नहीं देता है, और ये बैंगल मेकिंग का काम उनके लिए एक प्रकार से कंफर्ट जोन है। वह वहीं पर बैठ जाते हैं और चूड़ियों पे जो है नक्काशी करने लगते हैं। देयर आइज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क देन टू द लाइट आउटसाइड, वह अपनी आँखों को उन चूड़ियों पे, उस अंधेरे में काफ़ी जो है उन आँखों को लगाते हैं, और इसका परिणाम क्या होता है? दैट इज वाई दे ऑफन एंड अप लॉसिंग देयर आई साइट बिफोर दे बिकम एडल्ट्स। और उसका परिणाम ये होता है कि एडल्ट होने से पहले, वयस्क होने से पहले ही उनकी आँखों की रोशनी चली जाती है, उनकी आँखों की रोशनी कम हो जाती है। सविता, ए यंग गर्ल इन अ ड्रेप पिंक ड्रेस, sits alongside an elderly woman.
सोल्डरिंग पीसेस ऑफ ग्लास। वहीं पर सविता एक लड़की है जो कि पिंक ड्रेस में बैठी हुई है, उस एल्डरली वुमन के बगल में, उस बड़ी महिला के बगल में बैठी हुई है और ग्लास को यानी सोल्डरिंग पीसेस ऑफ ग्लास और वहाँ पर चूड़ियों पर वह भी जो है एक प्रकार से नक्काशी कर रही है। एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टोंग्स ऑफ अ मशीन। उस मशीन पर उसके हाथ काफ़ी तेज चल रहे हैं, क्यों? वह प्रैक्टिस हो गई है। आई वॉन्डर इफ शी नोज द सैंक्टिटी ऑफ द बैंगल्स शी हेल्प्स में। ठीक है, वह कहती हैं कि लगता है कि उसे उस बैंगल की शुद्धता के बारे में, सैंक्टिटी मतलब है प्योरिटी, ठीक है ना, के बारे में पता हो। इट सिम्बोलाइज एन इंडियन वुमेन सुहाग। ये चूड़ियाँ क्या प्रतीत करती हैं? ये भारतीय महिलाओं के सुहाग का प्रतीक है। ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज, जो कि शादी विवाह के शुभ अवसरों पर भी काम आती है। इट विल dawn on her suddenly one day when her head is draped with a red veil, her hands dyed red with henna and red bangles rolled onto her wrist। एक दिन वो भी होगा कि वह लाल घूंघट में होगी, लाल साड़ी में होगी, उसके हाथों में लाल लाल चूड़ियाँ होंगी, उसके हाथों में लाल लाल मेहंदी होगी। शी विल देन बिकम अ ब्राइड, और उस समय वह दुल्हन बनी होगी। लाइक द ओल्ड वुमन बिसाइड हर हु बिकेम वन मैनी ईयर्स एगो, यानी वह जो बगल में बैठी हुई महिला है, एल्डरली वुमेन, वह भी कभी दुल्हन बनकर आई होगी, यानी काफ़ी समय पहले वह भी दुल्हन बनी होगी। शी स्टिल हैज बैंगल्स ऑन हर रिस्ट, ठीक है ना, यानी अभी भी उसके रिस्ट में, कलाई में चूड़ियाँ हैं, बट नो लाइट इन हर आइज, लेकिन अब उसकी आंखों में रोशनी नहीं। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। सी सेज इन अ वॉइस ट्रेंड ऑफ जॉय, ठीक है ना, चेहरे पर मुस्कुराहट है लेकिन गला सूखा हुआ है। चेहरे पर मुस्कुराहट है परंतु गला सूखा हुआ है। और ये वह कहती है क्या, ये बड़ी हमारे लिए विडंबना की बात है कि उसके स्टेटमेंट है कि उसने एक वक्त भी, एक समय ऐसा नहीं हुआ, शेर भर का मतलब है पेट भर भी खाना खाया। She has not enjoyed even one full meal in her entire lifetime। अपने संपूर्ण जीवन में उसने एक वक्त भी भरपेट खाना नहीं खाया। That's what she has reaped her husband, an old man with a flowering beard, says, I know nothing except bangles। वहीं पर बूढ़े बाबा भी बैठे हुए हैं, उनके पति हैं, और वे कहते हैं कि आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स, मैं चूड़ियों के अलावा कुछ जानता ही नहीं हूँ। ऑल आई हैव डन इज मेक अ हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन। यदि मैंने कुछ किया है तो मैंने इस घर का निर्माण अपने परिवार के लिए कर दिया, इसके अलावा मैं अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पाया। हियरिंग हिम वन वॉन्डर्स इफ ही हैज अचीव्ड व्हाट मैनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम, ही हैज अ रूफ ओवर हिज हेड। ये भी है कि ये भी सत्य है कि वहाँ पर कईयों ऐसे हैं जो कि ये भी नहीं कर पाए, कम से कम उन्होंने अपने सिर पर एक छत तो बना ली, ठीक है ना, उन्होंने इतना तो कर दिया। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स, नॉट इवन इनफ टू ईट रिंग्स इन एवरी होम। पैसा नहीं है। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स। पैसा नहीं है और बैंगल को बनाने के अलावा उनके कोई काम आता भी नहीं, और ना वो कुछ कर सकते हैं, कर भी नहीं सकते, करना चाहें भी तो नहीं कर सकते। नॉट इवन इनफ टू ईट, और ऐसा भी नहीं कि हाँ उन्हें पेट भर उन्हें भोजन मिला हो, संतुष्टि हुई न, खूब मेहनत की है। रिंग्स इन एवरी होम, द यंग मैन इको द लैमेंट ऑफ देयर एल्डर्स। वो जो यंग मैन है वह अपने बड़ों के दुख को बताता है, सैडनेस को बताता है, उदासी को बताता है। लिटिल हैज मूव्ड विद द टाइम, ठीक है ना, कुछ ही जो है समय के अनुसार परिवर्तन।
लिटिल हैज मूव्ड विद द टाइम, यानी समय के अनुसार ही जो है कुछ ही वहाँ पर बदला है। इट सीम्स इन फिरोजाबाद ईयर्स ऑफ माइंड नमिंग टॉयल हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव एंड द एबिलिटी टू ड्रीम। ऐसा प्रतीत होता है कि समय के अनुसार उनके अंदर की क्रिएटिविटी भी खत्म हो गई। क्रिएटिविटी खत्म होने से क्या है, क्योंकि उन्होंने एक इजी वर्क प्राप्त कर लिया बैंगल मेकिंग का, ठीक है ना, इसके अलावा वो कुछ कर ही नहीं सकते। माइंड नंबिंग टॉयल, इनका दिमाग जो है उस काम को करते करते सुन्न हो चुका है, ठीक है ना, जिसकी वजह से उनकी सपने देखने की जो योग्यता है, सपना देखने की जो इच्छा है, ठीक है ना, वह सभी जो है खत्म हो गई है और वह कुछ कर भी नहीं सकते। Why not organize yourselves into a cooperative? I ask a group of young men who have fallen into the vicious circle of middlemen who trapped their fathers and forefathers. अनीस जंग कहती हैं कि आप कोऑपरेटिव का निर्माण क्यों नहीं करते। कोऑपरेटिव जानते हैं? कोऑपरेटिव एक प्रकार से सोसाइटी होती है। कोऑपरेटिव जैसे कि हमने 100 लोगों का एक ग्रुप बना लिया और उन 100 लोगों से ये कहा कि आप लोगों को हर महीने 1000 रुपीज़ आपको जमा करना है, तो 100 लोगों से 1,000 जमा करेंगे तो ये 1 लाख रुपए हो गए। अब ये कहा कि अगर किसी को ज़रूरत है तो वह इस पैसे को ले सकता है। किसी को 10,000 ज़रूरत है, किसी को 20,000 ज़रूरत है, वह इसे ले सकता है, परंतु उसे बैंक इंटरेस्ट देना पड़ेगा। जितना बैंक ब्याज में चलता है उतना उससे 10 पैसा ज़्यादा देने पड़ेगा। यानी बैंक में 80 पैसे का ब्याज है तो आपको 90 पैसे देना पड़ेगा, 1 का ब्याज है तो आपको 1 रुपये 10 पैसे देना पड़ेगा। लेकिन ये यदि दूसरे से लेते हैं तो कहीं 5% का ब्याज, 10% का ब्याज, 20% का ब्याज, ठीक है ना, इस तरीके से देना पड़ता है जो उनके लिए काफ़ी दुखदाई हो जाता है। तो इसी तरीके से कोऑपरेटिव है कि वे क्यों नहीं बना सकते। जब उनने पूछा तो उन्होंने बताया कि अ ग्रुप ऑफ यंग मैन हु हैव फॉलन इनटू द विशियस सर्कल ऑफ मिडल मैन हु ट्रैप्ड देयर फादर्स एंड फोरफादर्स, ठीक है ना, यहाँ जो है वह एक सर्किल में, किसके, मिडिल मैन के सर्किल में उनके जो है चंगुल में फंस चुके हैं, जो कि वे कुछ कर नहीं सकते। उनके पिता, ठीक है ना, उनके जो है फादर, फोरफादर्स, उनके एंसेस्टर, उनके पूर्वज, इन सब चीज़ों में फंसे हुए हैं, वह कुछ करने लायक नहीं है। इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज, और मान लो कि हम कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी बना भी लेते हैं, वी आर द वंस हु विल बी हॉल्ड अप बाय द पुलिस, हमें पुलिस के द्वारा प्रताड़ित किया जाएगा, हमें घसीटा जाएगा, बीटन एंड ड्रैग टू जेल फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, ठीक है ना, हमें पीटा जाएगा और जेल में यानी सलाखों के पीछे फेंक दिया जाएगा, क्योंकि हम इलीगल वर्क कर रहे हैं। दे से देयर इज़ नो लीडर अमंग देम, उनका ये कहना है कि उनके बीच में कोई भी लीडर नहीं है, उनका कोई नेता नहीं है। देयर इज़ नो लीडर, नो वन हु कुड हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली, और कोई भी ऐसा नहीं है जो कि उन्हें एक रास्ता बताए, उन्हें गाइड करे। देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर, ठीक है ना, वे अपने पिता की तरह ही हो चुके हैं, ठीक है ना, वह अपने पिता की तरह, मतलब है कि ना तो उनके पिता कुछ कर पाए और ना ही उनके अंदर कुछ करने की क्षमता है। दे टॉक एंडलेसली इन अ स्पाइरल दैट मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी टू अपाथी टू ग्रीड एंड टू इनजस्टिस। ये स्पाइरल यानी जो गोल गोल घूम रहा है, ठीक है ना, वह भी उनके जीवन का ही एक हिस्सा है। वह इसी तरीके से हो गया क्योंकि वह गरीबी से उदासी की ओर, उदासी से लालच की ओर, लालच से और फिर उनके साथ एक प्रकार से अन्याय होने लगता है, ठीक है ना। इन सब चीज़ों ने उनको पूरी तरीके से तोड़ कर रख दिया है। दे कैन डू नथिंग एनीथिंग इम्पोर्टेंट इन देयर लाइफ। लिसनिंग टू देम आई सी 2 डिस्टिंक्ट वर्ड्स। इन सब चीज़ों को सोचते हुए, ठीक है ना, उन सब बातों को जब उन्होंने सुना
अनीस जंग ने, तो उन्होंने ये पाया कि इनकी दो अलग अलग दुनिया है। वन ऑफ द फैमिली कॉट इन अ वेब ऑफ पॉवर्टी, एक तो उनका परिवार गरीबी में, पूरी तरीके से गरीबी के जंजाल में फंसा हुआ है, बर्डन्ड बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट, ठीक है ना, और इस बैंगल मेकिंग समाज के कलंक के तहत है, ठीक है ना, कलंक से जकड़ा हुआ है, इन विच दे आर बॉर्न, ठीक है ना, यानी ये कहाँ जन्म लिए हैं, बैंगल मेकिंग फैमिली में। द अदर अ विशेष सर्किल ऑफ द साहूकार्स, और दूसरा जो है वह एक विशेष मतलब है कलंकित, इमोरल सर्किल है। किसका है? जिस सर्किल में साहूकार हैं, मिडिल मैन है, बिचौलिया है, पुलिसमैन है, कीपर्स ऑफ लॉ, कानून के रखवाले हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं यानी नौकरशाह हैं, और पॉलिटिशियन हैं। इन लोगों ने ब्यूरोक्रेट्स यानी नौकरशाह, इसके अलावा पॉलिटिशियंस, इनके ही जो है फैक्ट्री हैं, और मिडिल मैन, इसके साथ साथ पुलिसमैन, इसके साथ साथ जो है इनके कीपर्स ऑफ लॉ यानी ये जो कानून के रखवाले कहे जाते हैं, इन्होंने पूरी तरीके से इनको घेर कर रखा हुआ है, यानी चक्रव्यूह जैसा बना दिया है, जहाँ से उनके लिए निकलना काफ़ी मुश्किल है। क्यों? क्योंकि फैक्ट्री किसकी है? फैक्ट्री तो पॉलिटिशियंस की। इन फैक्ट्री को चला कौन रहे हैं? ये चला रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स चला रहे हैं, इसके अलावा जो है पुलिसमैन चला रहे हैं, इनको चला रहे हैं, इन्हें भी यहाँ से कुछ मिलता है। अब ये यदि दूसरा काम करने लगे यहाँ के मजदूर, तो इनकी फैक्ट्री में काम करने वाला कौन होगा? इसलिए वह उस चंगुल में पूरी तरीके से फंस गए हैं, उस चक्रव्यूह में आ गए हैं, जहाँ से निकलना उनके लिए काफ़ी मुश्किल है। Together they have imposed the baggage on the child that he cannot put down, या इसके साथ साथ वह खुद तो कर ही रहे हैं, अपने बच्चों के कंधों पर भी जो है ये बोझ डाल दिया है कि अब हम कर रहे हैं, मेरे साथ तुम भी करो, हम ख़त्म हो जाएंगे, तुम भी ख़त्म हो जाओगे, और फिर तुम्हारा बच्चा इसमें लग जाए। बिफोर ही इज अवेयर ही एक्सेप्ट्स इट एज नेचुरली एज हिज फादर। बिफोर ही इज अवेयर, यानी इसके पहले इन सब चीज़ों के लिए इन्हें जो है अवेयर होना चाहिए। ही एक्सेप्ट्स इट एज नेचुरली एज हिज फादर, यानी अवेयरनेस कहाँ से आएगी? अवेयरनेस आ ही नहीं सकती, जागरूकता हो ही नहीं सकती, क्योंकि तब तक तो वह पूरी तरीके से उस काम में लिप्त हो जाते हैं। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर, यदि कुछ करें इसका मतलब है कि उनके अंदर जो है प्रबल हिम्मत होनी चाहिए। एंड डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, और डेयरिंग हिम्मत तो है ही, क्यों? सारी हिम्मत जो है पहले ही धरी रह गई। व्हेन आई सेंस अ फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश आई एम चीयर्ड, नरेटर कहती है कि जब मैं मुकेश के अंदर इस जज्बे को देखती हूँ, इस आग को देखती हूँ कि ही वांट्स टू बी अ मोटर मैकेनिक, वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, तो उनकी आंखों में चमक आ जाती है, मन प्रसन्न हो जाता है। आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक, ही रिपीट्स, वह एक बार फिर कहता है कि मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। ही विल गो टू अ गैरेज एंड लर्न, वह गैरेज में जाएगा, वहाँ पर सीखेगा। बट द गैरेज इज अ लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, लेकिन गैरेज उसके घर से काफ़ी दूर है। आई विल वॉक, ही इंसिस्ट्स, वह कहता है कि हम पैदल चल के जाएंगे। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन, वह कहता क्या है कि हम पैदल चल कर जाएंगे। वास्तव में किसी के अंदर जज्बा होता है। किसी ने कहा है कि डर मुझे भी लगने लगा फासला देखकर, डर मुझे भी लगने लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर, खुद ब खुद मेरे नज़दीक आती गई, खुद ब खुद मेरे नज़दीक आती गई मेरी मंजिल मेरा हौसला देखकर। ठीक है ना। तो मुकेश के कैरेक्टर से हमें तो यही पता चलता है कि हाँ वास्तव में वह कुछ कर जाएगा, उसके अंदर वो जज्बा है।
ठीक है ना। यदि जज्बा है तो वास्तव में मंजिल अपने आप करीब आ जाएगी। हम डरते ही रहेंगे कि बहुत दूर है, बहुत दूर है, बहुत दूर है, ठीक है ना, तो कुछ नहीं होगा। चलते चलो, चलते चलो, चलते चलो, वो मंजिल तुम्हारे करीब आ जाएगी। आपको हारना नहीं है। जो हार गया वो खत्म हो गया, ठीक है ना। हारना नहीं है। टिल द लास्ट ब्रीथ ऑफ योर लाइफ, आपके अंतिम सांस तक लड़ाई लड़नी है। वह कहता है कि ही विल गो टू गैरेज एंड लर्न, वह गैरेज में जाएगा, वह वहाँ पर सीखेगा। बट द गैरेज इज अ लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, लेकिन गैरेज उसके घर से काफ़ी दूर है। गैरेज उसके घर से काफ़ी दूर है। ही इंसिस्ट, डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन। ही यहाँ नहीं है, सी है। सी इंसिस्ट है। वह कहती हैं, क्या तुम प्लेन उड़ाने का सपना देखते हो। ये कभी कभी इतनी ज़्यादा मजाक कर जाती हैं, ठीक है ना। अब ये बताओ, जिसके पास साइकिल नहीं है वह कहता है कि मैं चलकर गैरेज तक जाऊंगा, वह प्लेन उड़ाने का सपना कहाँ से देख ले भैया। पहले साइकिल चाहिए, फिर मोटरसाइकिल चाहिए, फिर कार चाहिए। चलो कार सीख लेगा डायरेक्ट, लेकिन उसके पहले वह मोटरसाइकिल भी वहाँ जाके सीखेगा, कार सीखेगा, ठीक है ना। डायरेक्ट कह दिया कि प्लेन उड़ाने के लिए। इसी तरीके से वहाँ कह दिया था, किससे, साहब से, हैं क्या, कि मैं स्कूल बनवाऊंगी तो तुम आओगे। तो इस तरीके से यानी ये एक कमेंट उन्होंने पास किया। हाँ, ये क्या कहता है, वह कहता है कि नहीं। जब वह कहती है कि डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन, ही इज सडनली साइलेंट, वह चुप हो जाता है, कहता है नहीं। स्टार्टिंग एट द ग्राउंड, स्टेयरिंग एट द ग्राउंड, और वह जमीन की तरफ देखने लगता है। इन हिज स्मॉल मर्मर देयर इज एन एम्बेरसमेंट दैट हैज़ नॉट येट टर्न इनटू रिग्रेट। यानी वह बुदबुदाता है। एम्बेरसमेंट यानी एक तरीके से जो है वह परेशान हो जाता है, लज्जित हो जाता है, ठीक है ना। दैट हैज़ नॉट येट टर्न इनटू रिग्रेट, ठीक है ना। लेकिन इसके बावजूद भी जो है वह उसे किसी भी प्रकार का जो है रिग्रेशन नहीं है, रिग्रेट नहीं है। ही इज कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स, उसके मन में केवल एक ही बात है, वह इस चीज़ के लिए इंसिस्ट है, इस चीज़ के लिए डिटरमाइंड है कि वह कार चलाना सीखेगा। ही सीज हर्टलिंग डाउन द स्ट्रीट्स ऑफ हिज टाउन टू ड्रीम ऑफ कार्स, दैट ही सीज हर्टलिंग down the streets of the town, few aeroplane fly over फिरोजाबाद। वह इसलिए क्योंकि जब वह अपने ठेला गाड़ी को ले जाता है तो गाड़ियों की आवाज़ पीछे से आती है, उन्हें हटाने के लिए आती है, ठीक है ना। ये कभी बीच में आ जाते हैं, कभी साइड में भी होते हैं, तो उसकी आवाज़ आती। तो कहता है कि हमारे फिरोजाबाद में कार बहुत ज़्यादा है और मुझे कार चलाना ही ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है ना। कार चलाना ही पसंद है, मैं उसी को सीखूंगा, क्योंकि फिरोजाबाद की आसमान में एरोप्लेन बहुत कम ही उड़ते हैं, ठीक है ना। फ्यू एरोप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद, यानी इसमें जो है कुछ ही एरोप्लेन उड़ते हैं, इसलिए मैं कार चलाना सीखूंगा, ना कि प्लेन उड़ाना, ठीक है ना। ये डिटर्मिनेशन, ये जज्बा मुकेश के अंदर है, दैट he wants to change his profession, he wants to become an honor from being a servant। हमारा फर्स्ट पार्ट क्या बताता है कि साहब एक मालिक से नौकर बन गया, लेकिन ये सेकंड पार्ट में वह नौकर से मालिक बनना चाहता है, वह अपने प्रोफेशन को चेंज करना चाहता है, अपने स्वयं का कार्य करना चाहता है, ठीक है ना। ये जज्बा मुकेश के अंदर है। दोनों ही एक मार्मिक स्टोरी है, ठीक है ना। इन बच्चों की कहानी है जिनका बचपन पूरी तरीके से खो गया। थैंक यू फ्रेंड्स। यदि कोई प्रॉब्लम हो देन यू कैन मैसेज मी, आई विल रिप्लाई टू ऑल ऑफ योर मैसेज। थैंक यू।